हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नया निर्गमन बाजार भाग 2 न्यू इशू मार्केट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी नए निर्गमन बाजार का अर्थ क्या होता है, नए निर्गमन बाजार के कार्य कौन कौन से हैं और नए निर्गमन बाजार से संबंधित कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो इस मार्केट में कार्य करती है। तो इस प्रकार से पिछली वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। नया निर्गमन बाजार की समस्याएं कौन कौन सी है, इस बाजार में कार्य करने वाली विभिन्न क्षेत्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू इशू मार्केट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक इसमें नया निर्गमन बाजार में सुधार, न्यू इशू मार्केट रिफॉर्म्स। नए निर्गमन बाजार में सुधार के लिए क्या क्या कार्यवाहियाँ की गई है, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, और साथ ही हम पढ़ेंगे प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार में क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इन सब टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले नया निर्गमन बाजार की समस्याएं। नए निर्गमन बाजार में क्या क्या समस्याएं आती है। तो सबसे पहली समस्या है कोषों की गतिशीलता में कमी, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी कि नए निर्गमन बाजार में कोषों में गतिशीलता नहीं पाई जाती है, या नए निर्गमन बाजार में जो कोष हैं उनमें कम गतिशीलता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि नया निर्गमन बाजार जो हमारे देश की घरेलू बचतें हैं उनका केवल 8% से लेकर 10%, 8% to 10% भाग ही अंशों में, ऋण पत्रों में या अन्य प्रतिभूतियों में विनियोजित करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा जो मैक्सिमम बचतों का पार्ट है उसे ये अभी भी अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहा है। इसलिए बचतों के बहुत कम पार्ट को आकर्षित करने के कारण इनमें इस बाजार में गतिशीलता में कमी पाई जाती है। तो इसी कारण ये जो कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने में सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए कंपनी को अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियों पर, निजी क्षेत्र पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी समस्या रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं संस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़, यानी कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है इसमें। देखिए, नए निर्गमन बाजार के लिए बाजार तो विकसित किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो मर्चेंट बैंकिंग जैसे साधन हैं या बैंकिंग सेवाएं हैं या बैंकों की जो भूमिका है इसमें अभी भी बहुत ही नगण्य रही है। साथ ही जो प्रबंधकीय या तकनीकी सहयोग देना चाहिए या जो साहसिक पक्ष है वो भी बहुत कमज़ोर रह गया है। तो जो संस्थाओं की कार्यप्रणाली है वो अभी पूर्ण रूप से कुशल अभी नहीं हो पाई है, उसमें कुशलता का अभाव है, पूर्ण रूप से सहयोग करने में अभी संस्थाएं सफल नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से इनमें बैंकिंग संस्थाओं में या मर्चेंट बैंकों की जो भूमिका है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाई है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी समस्या रही है। नेक्स्ट पॉइंट है धन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मनी। देखिए, जो नया निर्गमन बाजार है या कोई भी बाजार है जहाँ पर भी निवेश किया जाता है, धन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेकिन नए निर्गमन बाजार में आज भी समता अंशों की तुलना में ऋण पत्रों में विनियोजन अधिक किया जाता है, क्योंकि विनियोक्ताओं को ये विश्वास है कि ऋण पत्रों में विनियोजन करना ज़्यादा सुरक्षित है समता अंशों की तुलना में, इसीलिए वो ऋण पत्रों में निर्गमन ज़्यादा करते हैं। साथ ही पूर्वाधिकार अंशों की यदि हम बात करें तो पूर्वाधिकार अंशों में भी परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनमें विनियोजन करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो इस प्रकार से धन की सुरक्षा का एक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऊंचा सममूल्य, हाई पर वैल्यू, यानी कि जो नए निर्गमन बाजार में जो समता अंश निर्गमित किए जाते हैं उनका
उनका सम मूल्य बहुत ही ऊंचा डिसाइड किया गया है, अधिक रखा गया है, जिसके कारण विनियोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनरली सामान्य रूप से विनियोक्ता छोटे भाग की यदि अंश हैं, कम मूल्य के अंश हैं, तो उन पर विनियोग करने में ज़्यादा जिसको हम बोल सकते हैं प्रिफर करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, या हम बोल सकते हैं कंफर्टेबल होते हैं उनमें विनियोग करने में, क्योंकि देश में हमारी जो जनता है उनकी बचतें बहुत ज़्यादा अधिक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी बचत नहीं हो पाती। तो जो छोटे निवेशकर्ता हैं, छोटे विनियोक्ता हैं, यदि अंशों का मूल्य कम है तो वो आसानी से उनमें विनियोग कर पाएंगे, कंफर्टेबली उनमें विनियोग कर पाएंगे। लेकिन यह एक समस्या देखने में आई है कि अंशों में जो अंश निर्गमित किए जाते हैं कंपनियों द्वारा, उनका सम मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है। तो बहुत सारा जो भाग है विनियोक्ताओं का, या बहुत बड़े क्षेत्र के विनियोक्ता अंशों में विनियोग करने से रह जाते हैं, चूक जाते हैं, चूँकि उनकी बचतें कम है इसलिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की रही है। नेक्स्ट देखिए, अनावश्यक खर्चे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देखिए, न्यू इशू मार्केट की एक सबसे बड़ी समस्या है अनावश्यक खर्चों वाली। जनरली यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में ऑनलाइन चीज़ों को प्रेफर किया जा रहा है। डीमेट अकाउंट खोल दिया है, अनमैटेरियलाइज कर दिया है अंशों को। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, एक अच्छी हम कह सकते हैं बहुत अच्छा एक कदम हमने आगे रख दिया है। लेकिन उसके उपरांत भी एक सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो यह है सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद यदि व्यक्ति उसमें कार्य कर रहा है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करता है, तो अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं हिडन एक्सपेंसेस, जो अभी बताए नहीं जाते हैं स्टार्टिंग में विनियोक्ताओं को, वो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। चूँकि अकाउंट तो ओपन कर दिया जाता है आसानी से, हर कंपनी बहुत अच्छे उन्हें आकर्षण प्रदान करती है विनियोक्ताओं को कि आप हमारे यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, जेरोधा ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग है, या ओसवाल वाला है, ओसवाल ब्रोकिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस प्रकार अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करती है, विनियोक्ताओं को आकर्षित करती है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है इन कंपनियों द्वारा अकाउंट ओपन करने के पश्चात जो खर्चे लिए जाते हैं वो ये पहले से उसकी जानकारी प्रदान नहीं करती। ये सबसे बड़ी समस्या रही है। दूसरा, अकाउंट तो ओपन आसानी से हो जाता है, लेकिन जब उसे क्लोज करना हो तो बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि ओपन करने का प्रोसेस तो बहुत इजी दिया है, लेकिन क्लोज करने का प्रोसेस ये कहीं नहीं बताते। तो एक जो खर्चा है, हर ईयरली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, वो विनियोक्ताओं को, चाहे वो उसमें विनियोग गतिविधियां कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे वहन करनी ही पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ रही है, जिसे दूर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से नए निर्गमन बाजार की समस्याओं के बारे में हमने यहाँ देखा। आगे हम देखते हैं इस नए निर्गमन बाजार की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या सुधार किए गए हैं। देखिए, नए सेबी इस बाजार में जो भी सुधार करता है उसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य सेबी करता है। सेबी का बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेबी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी के द्वारा इस बाजार में दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो उसने क्या क्या सुधार के लिए कार्यवाही की है वो हम देखते हैं। देखिए, सेबी ने कहा है कि जोखिम तत्वों को जनता को प्रकट करना, यानी कि जितनी भी कंपनियां कार्य कर रही है, जो विनियोग का कार्य, जितनी भी कंपनियां इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में, उन सब कंपनियों के लिए ये आवश्यक है कि नया निर्गमन करते समय सबसे पहले जितने भी जोखिम तत्व है कंपनी के बारे में वो सारे जनता को प्रकट कर दे, पहले से उन्हें छुपाकर नहीं रखे। यदि वो छुपाकर रखती है तो वो दोषी पाई जाएगी और उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। और 25% निर्गमन जनता को करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झूठे, मिथ्या एवं कपटपूर्ण विज्ञापन रोकना। देखिए, झूठे, मिथ्या और कपटपूर्ण विज्ञापन कोई भी कंपनी नहीं कर सकती पूंजी प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से उनको रोकने के लिए भी इसमें कार्यवाही की गई है, कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अंशों का आनुपातिक आवंटन, यानी कि जो अंशों का आवंटन होगा, अलॉटमेंट होगा, वो जितनी भी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, यदि जितने अंश हैं उनसे अधिक मात्रा में एप्लीकेशन मिली है
तो कंपनी उनका आनुपातिक आवंटन करेगी रेशो के अकॉर्डिंग कि कितनी एप्लीकेशन पर कितने अलॉटमेंट करना है। तो इस प्रकार से अंशों का आनुपातिक आवंटन करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखिए, अति अनुदान पर पुनः निरीक्षण की व्यवस्था करना। यदि अति अभिदान होता है, अनुदान होता है, अंशों का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनका पुनः निरीक्षण भी किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था सेबी ने की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नियामक प्राधिकरण का गठन, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जो बॉन्ड निर्गमित किए जाएंगे वो सब किसी नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत ही किए जाएंगे, उस पर नियामक प्राधिकरण का पूरा नियंत्रण रहेगा। तो इस प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम बिना नियामक प्राधिकरण का गठन किए अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, विदेशी कंपनियों के लिए विनियोग की शर्तें, यानी कि जो अनिवासी भारतीय है या जो विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में विनियोग करना चाहती है, उनके लिए विनियोग की शर्तों को कुछ शिथिल किया गया है, कुछ कमज़ोर किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ उदार की गई है विनियोग की शर्तें। और साथ ही कोई भी विदेशी विनियोग संस्थाएं हमारे देश में विनियोग करना चाहती है तो उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है, बिना पंजीकरण के वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय कंपनियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवंटन की प्रक्रिया का समय निर्धारण, यानी कि कंपनियां जो नया निर्गमन जारी करती है उन्हें 30 दिन के भीतर 30 डेज, विद इन 30 डेज 30 दिन के भीतर आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा। और यदि 30 दिन के भीतर उन्होंने पूर्ण नहीं किया है तो 15% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी उन्हें प्राप्त हुई है उस पर 15% की रेट से दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आवंटन की प्रक्रिया के लिए भी समय का निर्धारण सेबी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें टॉपिक, प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार में क्या संबंध है, तो फर्स्ट देखते हैं हम, तरलता प्रदान करना, प्रोवाइड लिक्विडिटी, यानी कि सहायक बाजार और प्राथमिक बाजार, यानी हमारे देश का जो प्राथमिक बाजार है, नया निर्गमन बाजार है, वो सहायक बाजार पर निर्भर है। सहायक बाजार के बिना प्राथमिक बाजार कार्य नहीं कर सकता, और क्योंकि सहायक बाजार प्राथमिक बाजार में निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है। जो प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां निर्गमित की जाती है उन सब का दोबारा क्रय विक्रय, पुनः क्रय विक्रय कहाँ होगा, सहायक बाजार में किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक बाजार सहायक बाजार पर निर्भर है। सहायक बाजार की गतिविधियां सहायक बाजार द्वारा ही उसे तरलता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कंद विनिमय केंद्र की गतिविधियां, एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्कंद विनिमय केंद्र की सारी गतिविधियां सहायक बाजार से संचालित होती है, लेकिन इन गतिविधियों को प्राथमिक बाजार भी प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है, कंपनी को यदि लिस्टिंग करानी है, सूचीयन कराना है, तो फिर उसे प्राथमिक बाजार की गतिविधियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जितने भी नियम उपनियम है प्राथमिक बाजार के, उनका पालन करना पड़ेगा, तभी स्कंद विनिमय केंद्र में उसका सूचीयन हो सकता है, लिस्टिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र की गतिविधियां भी इनको प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनियोग की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि दोनों ही मार्केट, चाहे वो प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है, प्राथमिक बाजार हो या द्वितीयक बाजार हो, दोनों ही बाजारों में विनियोगों की सुरक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। प्राथमिक बाजार का मुख्य कार्य क्या है, निवेशकर्ता और कंपनी के बीच में संपर्क स्थापित करना, और सहायक बाजार नए निर्गमन के लिए निवेशकों को प्रेरित करता है, नए निर्गमन में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से कंपनी और बचतकर्ताओं के बीच में ये एक अप्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करने के लिए
कार्य करता है। तो इस प्रकार से निवेशों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी ये करता है। नेक्स्ट देखिए, भाग लेने वाली संस्थाएं। देखिए, चाहे वो प्राथमिक बाजार है या सहायक बाजार है, दोनों ही बाजारों में भाग लेने वाली संस्थाएं एक ही हैं। जो कॉमन संस्थाएं हैं वही इनमें पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में, तो बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कॉमन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दोनों में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। नेक्स्ट देखिए, बाजार की दशाएं, मार्केट कंडीशंस, यानी कि प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार, दोनों बाजारों को बाजार की दशाएं समान रूप से प्रभावित करती हैं। चाहे वो प्रतिभूतियों की मांग और पूर्ति से संबंधित हो दशा मार्केट की, या मुद्रास्फीति हो, अथवा मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाए, चाहे ट्रेड साइकिल अगर हमें देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, या किसी प्रकार से प्रतिभूतियों के मूल्यों में फ्लक्चुएशंस हुए हैं, उच्चावचन हुए हैं, ब्याज दर हो गई या निवेश की मात्रा हो गई, इन सभी का समान रूप से प्रभाव प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार पर पड़ता है। यानी कि दोनों में कॉमन इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे, ये दोनों ही बाजारों को प्रभावित करती है, सारी जितनी भी दशाएं मैंने आपको बताई है अभी। तो इस प्रकार से ये बाजार की दशाएं भी दोनों मार्केट को समान रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक बाजार और सहायक बाजार का जो रिलेशन है, संबंध है, वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है यहीं पर। नए निर्गमन बाजार से संबंधित टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। चूँकि कोविड की नई लहर चल चुकी है, थर्ड स्टेज में हम एंटर कर चुके हैं, इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। ओके, बाय।